Hello everyone, welcome to Kaizen Minds Academy, Improve Daily, Achieve Greatly। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 का जो बचा हुआ पार्ट था, सेकंड पार्ट था, उसे ख़त्म करेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, क्यों नीड है, क्या इनकी हिस्ट्री है। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। ओके, सो आपको पता है बहुत सारे हमारी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है, मेथड्स है, टेक्निक्स है। ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, इसको मिनिमाइज़ करने के लिए, कर्ब करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए। ठीक है, जो हर बिजनेस को फॉलो करने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, For Indian companies it is accounting standards, for international companies it is IFRS, and for companies who are Indian but they are doing their business worldwide it is Indian accounting standard। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये दिया किसने है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया है ICAI। What is the full form of this? कोई बता सकता है? कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, IFRS दिया है आपका IASB, अभी फुल फॉर्म भी लिखूँगी, आप देखते जाओ। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है बेसिकली वो जो फॉरेन या यूँ कहो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनका इंडियन वर्जन है। ठीक है, ये आपके नोटिफाइड हैं, मतलब मेंशन्ड है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ये कहाँ मेंशन है? आपके कंपनीज एक्ट 2013 में। अब देखो ICAI का फुल फॉर्म तो पता है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया। IASB क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, ठीक है, इन लोगों ने या इन ऑर्गेनाइजेशंस ने ये स्टैंडर्ड सेट किए ताकि बिजनेसेस किस तरीके से काम कर सके। URCC क्या है? बिजनेसेस के जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है, इंफॉर्मेशन है, वो यूनिफॉर्म हो, रेलेवेंट हो, कंपेरेबल हो और साथ में आपकी एक और चीज़ होती है, लेट मी चेक, कंपेरेबल हो एंड C फॉर क्रेडिबल, सॉरी, कंपेरेबल और क्रेडिबल हो। ठीक है, क्या? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके लिए ये स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड, हर स्टैंडर्ड को हम डिटेल में पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, यूटिलिटी पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। लेट मी रेज दिस फर्स्ट। ओके, लेट्स सी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारे होते हैं वो होते हैं रूल बेस्ड। Accounting standards are rule based, मीन्स कुछ रूल्स हैं जो मान्य होते हैं, जिसके ऊपर ये स्टैंडर्ड्स बने हैं। वहीं हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं प्रिंसिपल, पढ़े थे ना, प्रिंसिपल्स पढ़े थे, जो प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं। ठीक है,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिजिड होते हैं, फ्लैक्सिबल नहीं होते, बट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्लैक्सिबल होते हैं। चलो देखो, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है हमने समझा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता कौन है? ICAI, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंडिया में फॉलो होते हैं वो कौन से हैं? एक तो जो ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है, दूसरा कंपनीज एक्ट में नोटिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तीसरा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। उसके बाद देखो, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो कौन फॉलो करता है, ये भी हम लिख लेते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सी कंपनीज हैं या कौन से बिजनेसेस हैं जिन्हें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना ही करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले क्या है? मैंडेटरी फॉर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी है कंपनीज listed in stock exchange of India। इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज कौन से हैं? एक है आपका NSE, एक है आपका BSE। अगर यहाँ पर कोई कंपनी लिस्टेड है तो उसे ये वाले स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं। दूसरी कंडीशन है नेटवर्थ 250 करोड़ प्लस हो, ठीक है। कंपनी की नेटवर्थ, कंपनी की अर्न, कंपनी का क्या बोलते हैं, कंपनी बेसिकली 250 करोड़ से ज़्यादा की है तो उसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं। थर्ड, कोई भी सब्सिडियरी होल्डिंग कंपनी अंडर अ कंपनी विच फॉलोज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कोई भी कंपनी किसी ऐसी कंपनी के अंडर है जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है तो उन्हें भी फॉलो करना है। अब इसके अलावा जितने भी बिजनेसेस, जितनी भी कंपनीज है, उनके पास चॉइस है, दे कैन फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दे कैन फॉलो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बट लेट मी टेल यू, इफ़ यू वांट टू डू योर बिजनेस ग्लोबली, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से काम नहीं चल पाएगा। यू हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड्स ऑफ द ग्लोबल कंपनीज, ठीक है। IFRS फॉलो करो या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो अगर आप अपनी कंट्री के बाहर बिजनेस कर रहे हो तो, ठीक है। MNCs वगैरह जो होते हैं वो हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉलोड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? सेट ऑफ गाइडलाइंस है, सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉलोड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए जो गाइडलाइंस फॉलो करते हैं उन्हें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। इसमें अकाउंटिंग रूल आ जाते हैं, प्रोसीजर आ जाते हैं, जैसे हमें एसेट्स को कैसे मेज़र करना है, ठीक है, रिकॉग्नाइज कैसे करना है, ट्रीटमेंट क्या होगी, गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होगी, गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो हमें किस तरीके से बनानी है, व्हाट विल बी द फॉर्मेट, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आती है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेचर क्या है? इट इज़ यूनिफॉर्म, इट इज़ मैंडेटरी एंड इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए क्यों? रीज़न क्या था? ताकि URCC फॉलो हो सके, ठीक है। उसके बाद
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें नॉर्म्स रूल्स प्रोवाइड करते हैं कि एज अ बिजनेस पर्सन मुझे अपने फाइनल अकाउंट्स मतलब बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से मेंटेन करना है, बनाना है, ताकि वो यूनिफॉर्म रहे और बिजनेसेस और सिमिलर बिजनेसेस के साथ कंपेयर हो सके। ठीक है, इसकी लिमिटेशन क्या है? मैन मेड है, तो इसमें से कौन सा मैन मेड नहीं है? सभी मैन मेड है। ठीक है, तो एरर के चांसेस है और चेंज एनवायरनमेंट के साथ इजीली चेंज नहीं हो पाता। ठीक है, उसके बाद है आपका IFRS, दिस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो दिया था IASB ने। ये क्या है? ये भी स्टैंडर्ड है बेस्ड ऑन साउंड एंड क्लियरली स्टेटेड प्रिंसिपल्स। ठीक है, IFRS को हम प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं क्योंकि इसमें जो प्रिंसिपल्स गिवन हैं हम उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, IFRS में और क्या है भाई? IFRS बेसिकली आपका क्या है? IFRS में एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी बनानी होती है। IFRS में हम 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फर्स्ट है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ, बनाएंगे नहीं मतलब सबसे पहले हम लिख रहे हैं फाइनेंशियल पोजीशन। ये होती है आपकी बैलेंस शीट। फिर होती है कॉम्प्रिहेंसिव, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये होती है आपकी क्या? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद बनाते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी चेंजेस, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाते हैं कि कैश बिजनेस में कितना आया कितना गया। उसके बाद फोर्थ होगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी क्या है? ऑनर का पैसा। ऑनर के पैसे में पूरे साल में क्या चेंजेस आए। 1 अप्रैल बिगनिंग में कैपिटल क्या थी, अब क्या है, उसके बीच में जो चेंजेस हैं उसके लिए स्टेटमेंट बनती है। ठीक है, और फिफ्थ है नोट्स टू अकाउंट, जहाँ आपकी सारी कैलकुलेशन, इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशंस जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी का केस, वो सब कहाँ दिखाते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स में। ठीक है, अब क्योंकि इंडियन AS आपका IFRS का ही इंडियन वर्जन है, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कंपनीज फॉलो करती हैं उन्हें भी ये 5 चीज़ें फाइनल अकाउंट्स में दिखाना होता है, बनाना होता है। ठीक है, इट इज़ सेम फॉर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ खास नहीं है इससे। क्वेश्चन आपका एक तो MCQ बेस्ड आता है, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि इनका कोई डिफरेंस आ जाएगा, या क्वेश्चन आ सकता है आपका क्या बोलते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ऐसा चल रहा है और आप बताओ इसमें कौन सा, अगर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया है तो क्या होगा। आपसे ये स्टेटमेंट पूछ लेते हैं, व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS। ठीक है, इससे आपका असर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो इस टॉपिक में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हैं ये जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गिवन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4 जितने भी गिवन है उसकी लिस्ट आपकी बुक में गिवन है। वो लिस्ट आपको पढ़नी है और याद रखनी है, रटना नहीं है, अच्छे से पढ़ लेना ताकि उसमें से कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको मेमोराइज हो जाए। ठीक है, वो एग्जाम्पल के बेस पे भी काम आएंगे। और अगर आपसे डायरेक्ट MCQ में पूछ लेता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या है,
तो वो वहाँ भी काम आएगा, ठीक है। तो आपकी बुक में गिवन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट, यू हैव टू रीड दैट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या चीज़ें हैं, ये आपके IFRS के इक्विवेलेंट है, कंपनीज एक्ट 2013 में नोटिफाइड है, प्रिंसिपल बेस्ड है, यहाँ पर प्रिंसिपल गोइंग कंसर्न और अक्रूअर एजम्पशन फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफरेंस क्या है, ये मैं आपको लिखवा देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको पॉइंट्स आपके पास होंगे, आप लिख पाओगे। तो आई होप आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डिफरेंस समझ आया होगा और होते क्या है समझ आया होगा, ठीक है। चलो अब इसका इन दोनों का डिफरेंस हम नोट डाउन कर लेते हैं और मैं समझा दूँगी, फिर इस टॉपिक में और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा हमारा। ओके देखो बेटा, सो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है। ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, ठीक है। ये किसी लॉ से बैक्ड नहीं है, बट IFRS के बेसिस पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते हैं और ये कंपनीज एक्ट में नोटिफाइड है एंड देता कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हैं, जो लिखे कहाँ हैं बेटा, आपके अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय ICAI एंड नोटिफाइड बाय ICAI। इसका मतलब क्या है कि ICAI ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना भी रहा है और मेंशन भी कर रहा है। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके रूल बेस्ड होते हैं, इसमें प्रोसीजर्स गिवन होते हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस गिवन होती है। वहीं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिंसिपल बेस्ड है कि ऐसा एक प्रिंसिपल है, हमें इसे फॉलो करना चाहिए, शुड बी, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फिक्स असेट्स को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, बट अगर कोई कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है तो साल के एंड में जाके वो ये देखेगी कि फेयर वैल्यू क्या है उस एसेट की और उस पर रिकॉर्ड करेगी। अब यहाँ पर सब आइटम्स उनके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होते हैं या जिस कॉस्ट पे हमने उन्हें असरटेन किया है, बट इस केस में क्या है, कंपनीज़ के पास ये चॉइस होती है कि वो अदर आइटम्स को भी फेयर वैल्यू पे या हिस्टोरिकल कॉस्ट, दोनों में से जिसमें भी रिकॉर्ड करना चाहे कर सकती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था आपका। आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार आप बुक से इसको रीड करोगे, लिस्ट रीड करोगे, और अगर कोई भी इशू, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है, देन यू कैन ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और ख़त्म भी हो जाएगा, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एक क्लास का चैप्टर है वो। सो विदाउट एनी फर्दर बिकर सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।